हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो आज हमारा क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है और कल हमने भूमि, मृदा, वनस्पति, वन्य जीव के बारे में पढ़ा है। आपको पता होगा कि मैंने हमेशा से बताया कि एनसीईआरटी हमने 6, 7 की ख़त्म कर दी है ज्योग्राफी की, और 8 में केवल 5 चैप्टर है जिसका तीसरा आज है। बाकी सैटरडे संडे 2 दिन में ख़त्म। तो आपकी क्लास 8 की पूरी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की भी ख़त्म। उसके बाद से हिस्ट्री क्लास 8 स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिटी की मैंने 12 बजे आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ली है, पंचायत, वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। एंड जो लोग पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सीटेट एसएसटी दिसंबर एसएसटी 2023 के नाम से है। वहाँ पर आप जाएं, 6, 7, 8 सभी की एनसीईआरटी मिलेगी, क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे जो मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको क्लासेस मिले। एंड टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ वगैरह देती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फाइल सेक्शन में जाना, सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो लोग डेली क्लासेस ले रहे हैं, मुझे पता है कि आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड जैसा कि आप लोग बोलते हो कि आप सभी लाइक करते हो, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही लाइक करते रहें, वीडियो को सपोर्ट करते रहें, आगे ऐसे ही और भी कंटेंट मिलता रहेगा। एंड एक चीज़ तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप में से जो लोग भी रेगुलरली क्लासेस देख रहे हैं उनका इस बार सीटेट पेपर 2 100 से ऊपर ही नंबर आएगा। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड होगा, लेकिन पेपर किसी का रुकेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि 90 नंबर अगर आता है तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो चलिए कृषि वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि 40 नंबर का जो कंटेंट होता है, सोचिए 40 नंबर कम नहीं होता है, और ये 40 नंबर 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एक कृषि वाला चैप्टर है, तो यहाँ से सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो याद रखिएगा, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, कृषि करने से हुई है। तो याद रखिएगा इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, लैटिन शब्द एगर या एग्री। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमारा पूरा टॉपिक स्टार्ट होता है। देखिए, सबसे पहले आपको पता ही है कि हाँ, पौधों से जो परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। एक होता है हमारा प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक में क्या होता है, द्वितीय में क्या होता है, तृतीय में क्या होता है। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम वही करेंगे। जैसे कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। याद रखना, प्राथमिक का मतलब क्या होता है, जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से है। तो इसे बोलेंगे हम प्राथमिक क्रियाएं। आपको यकीन नहीं होगा, अभी भी आप जाकर देख सकते हो, जो इसके पहले वाले भी जो एग्जाम्स हुए थे ना, उसमें हर बार पूछता है कि प्राथमिक के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, द्वितीय के कौन से एग्जाम्पल है, तृतीय के, और उनका मतलब भी पूछता है। और यहीं से वो क्वेश्चन उठाया गया है। ये पूरा जो है ना, आप प्लीज़ अपने कॉपी में जरूर नोट करें। पेपर देकर आएंगे, आप खुद से बोलेंगे कि यस, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सही हैं। तो प्राथमिक का मतलब खुद से सोचिए कि जो उत्पादन हो रहा है, तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है। कृषि का आप बताइए, कृषि क्या है, उत्पादन ही तो है। मत्स्य पालन या फिर संग्रहण, ये क्या है, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। ठीक है, अब द्वितीय क्रिया में क्या आएंगे। अब प्राथमिक में तो उत्पादन वाला हो गया, तो द्वितीय में क्या आएगा, संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। ठीक है, मतलब जहां पे मैन्युफैक्चर से, जैसे कि इस्पात विनिर्माण हो गया, डबल रोटी पकाना हो गया, कपड़ा बुनना हो गया, ये सब क्या है, ये द्वितीय क्रियाओं में आते हैं। ठीक है, और तृतीय क्रिया में क्या आएंगे, तो यहां पर देखिए, तृतीय क्रिया में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना। जैसे कि आप टीचिंग कर रहे हैं ना, वो भी आपका तृतीय में ही आएगा। जैसे कि जो लोग टीचर बन गए, या किसी भी तरीके से आप टीचिंग कर रहे हो, आप होम ट्यूशन ले रहे हो, आप प्राइवेट में जाते हो, वो सब कुछ तृतीयक में आता है। यहाँ पर बेसिकली जो है सेवा जो देना है वो तृतीय में आता है। तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करना, मतलब प्राथमिक कार्य और द्वितीय, इनको आप क्या कर रहे हो, सेवा कार्यों के द्वारा सहयोग प्रदान कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हुई, वो द्वितीय में आएगा, तो हमने क्या किया, उसके थ्रू सेवा प्रदान किया। जैसे कि यातायात में, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, विज्ञापन हो गया, टीचिंग हो गया, वो सब तृतीय में आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया है। अब कृषि भी क्या है, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना, कृषि मत्स्य, ये क्या है, प्राथमिक है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसल, फल, सब्जी, फूल को उगाना, ये उत्पादन ही तो है। पशुधन पालन इसमें शामिल है, पशुधन भी है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित कार्यों में संलग्न है। ये 50% याद रखिएगा। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। सोचिए, 2/3 लोग जो है कृषि पे डिपेंड है। तो ये यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
जो जो पूछा गया है वही मैं आपको बताने वाली हूँ। अब यहाँ से ये क्वेश्चन तो साइंस में भी आता है, ये तो इवन मुझे ऐसा लगता है हर एक सब्जेक्ट में आता है, चाहे वो आपका साइंस हो ईवीएस हो। देखिए आपको पता है कल्चर अभी हमने पढ़ा, कल्चर का मतलब जिसमें बहुत जैसे कि ये कल्चर वर्ड ही तो लगा है, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, विटी कल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ से डायरेक्ट पूछेगा कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है, कृषि से रिलेटेड है, ये तो भूलेगा नहीं। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान, कला, इसे खेती कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम उत्पादन, पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन, विटी कल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती, और हॉर्टिकल्चर मतलब होता है जो बागान, जैसे कि सब्जी फूल फलों को उगाना। और यकीन नहीं मानेंगे आप, ये हर बार मिलान में क्वेश्चन पूछता है। एक साइड में ये सारी चीज़ें लिख देंगी और एक साइड में बोलेगा चलो अब मिलान करो। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपको बस ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें याद मत रखो, ये आपको बस नाम याद रखना है। तो मैं आपको एक बार नाम याद कराने की एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि सेरीकल्चर है, तो सेरी में आप ऐसे सोचो कि सेरी में रॉ है, तो रॉ से हो गया रेशम उत्पादन, ठीक है। पीसी कल्चर, देखो जो मछली है, हमको जब हम उन्हें देखते हैं तो कितना वो सिल्वर कलर की साइन करती हैं, है कि नहीं। तो सी से मछली जो है वो सिल्वर कलर की साइन करती है, आपने देखा होगा। तो इसलिए मत्स्य पालन, आप इस तरीके से कनेक्ट करिए, मछली का इमेजिन करो कि अच्छा हाँ वो बहुत चमकती है, तो इस तरीके से पीसी, पीसी सौ का मतलब समझिए गए कि वो काफ़ी शाइनिंग हो रही है जो मछली है, इसलिए हम मत्स्य पालन बोलेंगे। बाकी विटीकल्चर, अंगूर की खेती आप आराम से याद कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और हॉर्टिकल्चर तो हम स्टार्टिंग से ही सुनते आ रहे हैं, बागान, सब्जी फूल फलों को उगाना, ठीक है। तो ये आपने कॉपी में नोट कर लो। चलिए अब हम यहाँ से, ये तो दिखा रहा है कि ये आपका कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति है और ये भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश है, ठीक है। हाँ ये बताना भूल गए, कृषि तंत्र। देखिए कृषि तंत्र का मतलब कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई बुआई, जुताई हो गया, बुआई हो गया, सिंचाई हो गया, निराई कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। तो याद रखना कृषि तंत्र में क्या आता है, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपने इतना पढ़ा, अब यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और ये ऐसी है ना कि इतना फंसा देता है, जैसे कि निर्वाह, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट में पूछेगा कि ये एग्जाम्पल दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि ये किस टाइप की कृषि है, ये निर्वाह है कि गहन है कि वाणिज्यिक है। इसके लिए आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं जैविक कृषि, जो कि पूछता है जैविक कृषि का मतलब इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों को के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। तो ये हो गया हमारा जैविक कृषि, ठीक है। अब कृषि के प्रकार, आपको पता है कि जो मतलब विश्व में अलग अलग तरीके से कृषि की जाती है, ठीक है। भौगोलिक दशाएं हो गए, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर हमने क्या किया है, कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया है। जैसे कि एक होता है निर्वाह और एक होता है वाणिज्यिक। अब निर्वाह के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से वाणिज्यिक कृषि, फिर इनके भी पार्ट्स होते हैं। देखिए निर्वाह कृषि आप नाम से भी देख सकते हो कि जो इस प्रकार की कृषि होती है वो परिवार की आवश्यकताओं, निर्वाह मतलब हम अपने खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बस इतना मतलब याद रखना कि परिवार जो की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। पता चला कि जो निर्वाह कृषि है इसको हम क्या कर सकते हैं, पुनः, गहन और आदिम, तो ये इसके पार्ट हो गए। तो याद रखिएगा बेसिकली कि निर्वाह का मतलब परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इसमें ज़्यादा अच्छा जो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ही कम हमको उपज चाहिए क्योंकि हमको अपनी फैमिली की नीड्स को पूरी करनी है, और इसी के अंतर्गत निर्वाह और आदिम आती है, ठीक है। मतलब गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह, नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। इस निर्वाह के आगे गहन लग गया है और यहाँ पर आदिम लग गया है, तो पहले गहन पढ़ लेते हैं। अब निर्वाह में दो भाग है। तो गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, इसमें किसान जो है एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से, मतलब बहुत मेहनत लगता है। गहन का मतलब समझ ही सकते हो कि गहन का मतलब ज़्यादा मेहनत वाला काम है ये। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं, और चावल जो है इसकी मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। और गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है।
तो गहन निर्वाह कृषि आप समझ लिए, बहुत ज़्यादा श्रम लगता है इसमें और एक छोटे से भूखंड पे साधारण औजार से किया जाता है। तो ये हो गया हमारा गहन। अब हम आदिम वाला पढ़ लेते हैं। आदिम निर्वाह कृषि इसको बोलते हैं। इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी जो है पशुचारण शामिल है। तो जो स्थानांतरित कृषि हम लोग सुनते हैं ना, कर्तन और दहन वाला, वो किसका भाग है? वो इसी का तो है, आदिम निर्वाह कृषि का। तो याद रखिएगा, स्थानांतरित कृषि और चलवासी जो पशुचारण है वो किस में शामिल है? आदिम निर्वाह कृषि में। ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे स्थानांतरित कृषि, उसके बाद से चलवासी। उसके पहले ये बताना चाहूँगी, और ये पिछली बार पूछा था अभी 20 अगस्त को, फिर भी लोगों ने बहुत गलती की। ये स्टेटमेंट में पूछ लिया था तो डिफिकल्ट हो गया। इसमें बेसिकली आपको स्थानांतरित कृषि जो होती है विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम लोग इसको झूमिंग बोलते हैं उत्तर पूर्वी भारत में, तो अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम बोलते हैं। किसको? स्थानांतरित कृषि को। तो अगर कहीं पे झूमिंग बोला जा रहा है तो वो जगह कौन सी है? उत्तर पूर्वी भारत। तो उत्तर पूर्वी भारत में इसको क्या बोलते हैं? झूमिंग। ठीक है। मैक्सिको में इसको मिल्पा बोलते हैं। म से याद रखिए, म से मैक्सिको, म से मिल्पा। तो मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा बोलते हैं। ब्राजील को याद करने का तरीका, किसी का रोका होता है, किसी की एंगेजमेंट होती है। ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप कभी भूले ना। रोका का मतलब एंगेजमेंट। अब रोका होता है तो ब्राज़ील वाला जो सॉन्ग है वो प्ले होता ही होगा, ब्राज़ील ऐसे जो सॉन्ग आता है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें इसलिए मैं आपको बताती हूँ ताकि आप भूले ही ना। तो ब्राज़ील वाला जो एक तरीके से याद रखो, आपने सुना ही होगा, बहुत फास्ट चलता है वो, तो वो इंगेजमेंट में बजता ही बजता है। बस याद हो गया कभी भी कि किसी की भी इंगेजमेंट होगी तो ब्राज़ील वाला सॉन्ग बजेगा, तो यहाँ से आप कभी नहीं भूलेंगे। अब एक तो आप याद ही कर सकते हो लदांग मलेशिया, ये तो फिर भी आप याद ही कर सकते हैं। या तो ना भी याद हो तो चलो लॉ से मलेशिया, लॉ से लॉ, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ, भूलोगे? झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में हो गया। मिल्पा म से मैक्सिको, रोका हुआ है तो ब्राज़ील वाला गाना बजेगा ही बजेगा। लदांग से मलेशिया का ल, मलेशिया। ठीक है, चलो ये मैंने याद करा दिया। ऐसे ही आपको अपने कॉपी में नोट करके याद करना है। अब हमने स्थानांतरित कृषि, जो कि मैंने अभी आपको बताया ना, आदिम वाले का हिस्सा है। तो ये क्या होता है? ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। और ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काट कर कर्तन दहन बोलते हैं। काटते हैं फिर उसको जलाते हैं, भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा उपजाऊ हो, तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। मान लो भूमि की उर्वरता जैसे समाप्त हो जाएगी तो उसमें बार बार बोना नहीं चाहिए, उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो, तभी जाकर वो और भी उपजाऊ बनेगी। तो और कृषक नए भूख, और फिर वो क्या करते हैं? दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो ऐसी कृषि को क्या बोलेंगे? कर्तन दहन। काटो, जलाओ, फिर वहां से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। स्थानांतरित का मतलब ही यही होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। समझ में आ गया? चलो, अब चलवासी पशुचारण, ये देखिए आप यहाँ फोटो देख सकते हो, ये पशु हैं चलवासी पशुचारक अपने ऊंटों के साथ, ये होते हैं चलवासी। ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या पालते हैं ये पूछता है। और ये पशुचारक और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और बहुत सारे उत्पाद जो हैं वो उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही अपने गांव वगैरह में देखा होगा, गाय भैंस जो चलवासी होते हैं वो सब क्या हैं? चलवासी पशुचारक ही तो हैं। बकरी, ऊंट, भेड़। तो ये हो गया इसका। अब वाणिज्यिक कृषि आई। अभी हमने इसका पार्ट पढ़ा है, याद रखिएगा हमने आदिम का पार्ट पढ़ा है, बट यहाँ पर ये जो है अभी तक चल रहा था निर्वाह कृषि, अब चलेगा वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, जो दो ऊपर प्रकार पढ़ा है। बेसिकली कृषि के दो ही हैं प्रकार, एक है निर्वाह, एक है वाणिज्यिक। तो निर्वाह पढ़ लिया, अब है ये वाणिज्यिक कृषि। इसका सीधा नाम से आप स्पष्ट मतलब समझ सकते हो कि जो वाणिज्यिक कृषि होती है इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों में बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और बहुत ज़्यादा पूंजी लगता है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्य जो है ना मनुष्य नहीं करता, मशीनों के द्वारा कराया जाता है। प्रॉफिट भी इसी में होगी। जो हम निर्वाह कृषि पढ़ रहे थे वो काफ़ी मेहनत वाला, आज भी गाँव में जो फैमिली में जो मेंबर्स होते, एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो पाँचों के पाँचों जाके खेत में काम करते हैं। ये सब क्या है? ये निर्वाह कृषि है। तो इसमें जो है
अधिक पूंजी का काम है, ये उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि शामिल है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से शामिल है? अनाज, मिश्रित और रोपड़। तो अब पहले हम अनाज के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिश्रित, फिर रोपड़। तो इस तरीके से आप पार्ट वाइज नोट करते जाओ अपना। अब इसका पहला है वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसमें क्या होता है कि फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। जैसे कि गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो ये हो गया हमारा अनाज कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होता है कि भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ठीक है, जो मिश्रित कृषि है इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो ये हो गया हमारा मिश्रित कृषि। तो इस तरीके से आप ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अब पढ़ना है रोपण कृषि। तो ये आप देख सकते हो गन्ने की रोपण कृषि, यहाँ पर आपको दिख जाएगा इसका एग्जाम्पल। और यहाँ पर आपको ये केले की रोपण कृषि दिख रहा होगा। और यहाँ पर देखिए ये चावल की कृषि, ऐसे जो हम बुआई करते हैं। एंड यहाँ पर आपको दिखेगा गेहूं का शस्य कर्तन। ये देखिए, जो लोग आप में से गांव में रहते होंगे उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मतलब उन्होंने देखा भी है। और ये बाजरे की कृषि है। तो चलो रोपण कृषि में स्टार्ट करते हैं कि रोपण कृषि में क्या होता है। देखो, रोपण कृषि जो है वो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, जहाँ पे चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेती पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो रोपण कृषि का जो मुख्य क्षेत्र होता है वो विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे कि मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रबड़ कहाँ पे, तो मलेशिया में, ये रोपण कृषि का एग्जाम्पल है। और ब्राज़ील का कहवा है और भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण है। तो ये आप याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मुख्य फसलें हैं जो कि आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से कब किस तरीके से होता है। जैसे कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। और फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूँ और चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। तो याद रखना कि मुख्य फसल कौन सा है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। जो जूट है, कपास है, ये क्या है, रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। ठीक है, तो जूट और कपास रेशेदार है। पूछता है कि रेशेदार फसल कौन से हैं, तो जूट और कपास। मुख्य पेय फसल कौन से हैं, तो चाय और कहवा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना। आप एक एक करके पढ़ेंगे कि चावल के बारे में, फिर गेहूं के बारे में, क्योंकि ये क्या है, ये मुख्य खाद्य फसलें हैं। तो चावल के बारे में पढ़ लेते हैं। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है और यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। ये नाम याद रखना। चावल के लिए क्या जरूरी है, उच्च तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए और वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की कृषि के लिए पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। यह फसल चिका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, में सर्वोत्तम ढंग से बहती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। क्वेश्चन पूछा था कि चावल सबसे ज़्यादा किस देश में जो है उत्पादन करने में आगे है, तो वो है चीन। याद रखना। इसके बाद आता है भारत का नंबर दूसरे पे, फिर जापान, श्रीलंका और मिस्र। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चावल। अब गेहूं के बारे में पढ़ते हैं। गेहूं के वर्धन काल में देखो किसको कितना तापमान चाहिए, अब याद रखना, इसको मध्यम तापमान चाहिए, उच्च नहीं। वर्षा तो चाहिए और शस्य कर्तन भी चाहिए। शस्य कर्तन का मतलब फसल की कटाई। ये देखिए यहाँ पे फसल की कटाई हो रही है, तो शस्य कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप चाहिए, तभी जाके अच्छे से फसल की कटाई होगी। इसका विकास जो है सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि गेहूं जो है ग्रीष्म में उगाते हैं कि शीत में।
अब जिनको जो थोड़ा बहुत कृषि फैमिली से आते हैं, जिनको थोड़ा बहुत लिंक है, वो आराम से समझ जाते हैं, बट जो आप स्टार्टिंग से अगर शहर में रहे हो तो इसमें गलत करने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना कि गेहूँ जो है वो शीत ऋतु में उगाया जाता है और इसको अधिक धूप की आवश्यकता है फसल कटाई के समय। ओके, तो ये बेसिकली आपको याद रखना है। और कहाँ कहाँ पर, तो ये आप नाम एक बार लिख लेना, क्योंकि पता नहीं किस तरीके का किस लेवल का पूछ ले। हर बार तो पेपर टफ ही करते जा रहे हैं, तो हम इसलिए एनसीईआरटी के बाहर वो पूछेगा नहीं। एनसीईआरटी को अगर आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया तो वैसे ही आप आगे हो जाओगे। सबसे जो जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं ना, उनका मोस्टली चांसेस होता है पेपर ना निकलने का। अब बाजरे की कृषि है, ये बाजरा वाला प्लीज़ नोट कर लेना। ठीक है, मिलेट वाले से क्वेश्चन आता ही है। इसको हम, मिलेट का मतलब क्या होता है, ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती हैं। मिलेट का मतलब मोटा अनाज, और ये कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती हैं। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा चाहिए और उच्च से मध्यम तापमान चाहिए तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब मिलेट के एग्जाम्पल्स हैं ज्वार, बाजरा जो मोटे अनाज होते हैं, रागी जो कि काफ़ी हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ज्वार, बाजरा और रागी जो है वो भारत में उगाए जाते हैं। भारत में क्या उगाया जाता है? ज्वार, बाजरा, रागी। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। अब यहाँ पर हो रहा है मक्के की कृषि। मक्के की भी कृषि आपने देखी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि मक्का को क्या कहते हैं, कॉर्न के नाम से जानते हैं। ये सभी को पता है। विश्व में अलग अलग प्रकार की, यहाँ पर देखिए, अलग अलग कलर के मक्के पाए जाते हैं, ब्लैक, ऑरेंज, येलो, वाइट, इस तरीके का। मक्के की कृषि कैसे होती है? तो इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। बेसिकली धूप की जरूरत तो सबको पड़ेगी ही, ठीक है। और इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का जो है उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मक्का। अब यहाँ पे हम कपास के बारे में पढ़ेंगे, और कपास से तो क्वेश्चन आएगा। ये देखिए, गुजरात में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर देखिए, कपास के बारे में देख लेते हैं। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, इसको भी ज़्यादा तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है इसको। ठीक है, और यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है, और इसलिए गुजरात में कपास की खेती ज़्यादा होती है, आपको पता ही होगा। तो यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। उसके अलावा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत में तो होता ही है, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं, और यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है कपास। और इसका आप याद रखना कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उच्च तापमान, हल्की वर्षा, तेज चमकीली धूप। अब हमने कपास की कृषि पढ़ ली। अब हम पटसन के बारे में पढ़ेंगे। पटसन क्या होता है? कई बार आता है, लोग पढ़े नहीं रहते तो सोचते हैं ये क्या है। इसको सुनहरा रेशा के रूप में जानते हैं। ठीक है, गोल्डन, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा था कि सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं, तो पटसन को बोलते हैं। यह जलोढ़ मृदा में, मिट्टी भी पूछता है कि किस मिट्टी में, जैसे कि ये कपास आपकी काली और जलोढ़ मृदा में होती है, वैसे ही पटसन जो है वो जलोढ़ मृदा में अच्छे से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा चाहिए, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, तो पटसन में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत और बांग्लादेश में। कॉफ़ी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कॉफ़ी के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। जब भी कॉफ़ी पीना तो 2-3 फैक्ट जरूर बता देना खुद से, ताकि आपको याद रहे। यही तरीका होता है रिवीजन का। कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों को इंटरलिंक करो, इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में आपको लगेगा कि अरे कितना ईजी क्वेश्चन आया है, क्योंकि आप सब पढ़े रहोगे। कॉफ़ी देखो, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। जब भी कॉफ़ी पियो तो खुद से बोलो कि ये कॉफ़ी जो है इसको गर्म चाहिए, गर्म आर्द्र जलवायु, और इसको सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। क्वेश्चन पूछता है कि कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो ब्राज़ील में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके पश्चात कोलंबिया है, फिर भारत है। ओके, तो ये हो गया। अब कॉफ़ी के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखा गया है, तो मैं सोच रही हूँ ये भी बता ही दूँ। क्या पता इस बार सीटेट का दिमाग घूमे और यहाँ से पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है भाई। तो इसलिए कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी, कौन सा है नाम? कालदी नाम का एक अरबवासी, जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदा रहित पौधों की फलियों को चख कर देखा।
ठीक है, क्योंकि वो क्या था, वो बकरी चराने वाला था, और जो बकरी हैं वो उछल कूद करती थी, हरकतें करती थी, वहाँ पे कुछ होगा जिसको वो खाती थी। तो उसने सोचा कि यार ये जो सदा रहित फसल पौधे हैं, इसकी कलियों को मैं भी चक्कर देखता हूँ, जिन्हें उसकी बकरियाँ प्रतिदिन खाया करती थी और बड़ा आनंदित रहती थी। तो उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। तो यहाँ से बेसिकली कॉफ़ी के पौधे की खोज हुई। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो आज का जो भी टॉपिक्स था मैंने आपको सब कुछ बताया है, बट ये चाय वाला भी पढ़ लेते हैं। आप सभी का फेवरेट है चाय, तो चाय की रोपण कृषि के बारे में पढ़ लेते हैं। चाय जो है वो बागानों में, ये देखिए असम जो है, आपको पता है, हमारे क्वेश्चन पूछता है कि चाय का उत्पादन कहाँ पे, तो असम में। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दुमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये देखिए पत्तियां चुन रही, काफ़ी मेहनत का काम होता है ये। ठीक है, तो सब कुछ तो हमने पढ़ ही लिया, और यहाँ से पढ़ लेते हैं। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब किसी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध है। चलो, तो यहाँ पे बता रहा है बेसिकली कि कृषि का विकास किस तरीके से हुआ। तो एक बार ये वाला देख लेते हैं, बस यहीं तक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा निर्वाह कृषि क्या है, गहन कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि क्या है, आदिम वाला सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो अब ऐसे कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा, क्योंकि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। अब जब भी मैं क्लास 7 में गहन बोलूँगी, निर्वाह बोलूँगी, आप तुरंत समझ जाएंगे, इसलिए रिवीजन करते जाएं। तो ये जो विकासशील देश होते हैं, ये क्या करते हैं, गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 2 फॉर्म हैं। ठीक है, जैसे कि भारत का एक फॉर्म है, यहाँ पे एक कहानी के तौर पे बताया जा रहा है कि भारत में किस तरीके से होता है। तो ये आप पढ़ लेना, मैं PDF भेज दूंगी, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉर्म है। मतलब ये बेसिकली बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कितने हेक्टेयर में किस खेती होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर यहाँ पर उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल है, अमेरिका के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे मृदा के नमूने को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भी भेजते हैं कि मिट्टी कितनी उपजाऊ है। तो इस तरीके से ये लोग जो है अपनी खेती करते हैं, मशीनों का उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और जो भारत का है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे खेती की सिंचाई के लिए बहुत सारे लोग हैं जो भाड़े पे ट्रैक्टर भी लेते हैं। 1.5 हेक्टेयर का जो फॉर्म है, तो उसमें मुख्य गांव होता है। अधिक जो है उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतरित पर खरीदते हैं। कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं, चावल और दालें उगाते हैं। तो ये इस तरीके से है। मित्र और बुजुर्ग के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह भी लेते हैं, जो भारत का फॉर्म है। आप ये देख सकते हो, खेत जोतते किसान, और ये है भारत का खेत। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉर्म, ये देखिए, और यहाँ पर पीड़कनाशकों का छिड़काव देखिए किस तरीके से हो रहा है। तो ये आज का चैप्टर है, कृषि से रिलेटेड था, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आंसर मुझे बताने की भी जरूरत पड़ेगी। कृषि क्या है, उन कारकों का नाम बताओ जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। स्थानांतरित कृषि, कर्तन दहन जो हमने पढ़ा, और रोपड़ कृषि क्या है जो अभी हमने पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया। उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है, उद्यान फलों और सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा पटसन है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक ब्राज़ील है। ठीक है, तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसे एक मेहनत के लिए लाइक करके जाइए। अब तो और भी लाइक कम हो गया, केवल 250 लाइक होता है, पहले तो 500 भी हो जाता था। तो आज कम से कम 500 लाइक्स ही कर दीजिए। स्टार्टिंग 2000 लोग देखते हैं, 2000 में से क्या 500 लोगों को भी क्लासेस अच्छी नहीं लग रही है? और अगर नहीं लग रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। अपनी तरफ से मैं पूरी बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।